हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो एमपी बोर्ड वालों ने अपना स्टैंडर्ड जो पेपर है वो लॉन्च कर दिया, मॉडल पेपर। ठीक है, और पैटर्न चेंज हुआ है, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। बोर्ड एग्जाम में हर एक प्रश्न आपके एनसीईआरटी से ही आएगा, और मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है। चैप्टर वाइज के लिंक्स में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सो जाके देख सकते हैं। सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं? सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन क्या है? 144 के अभाज्य गुणनखंडन में अभाज्य गुणनखंडों के घातों का योग क्या होगा, ये बताना है। तो हमें 144 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करना है। करो। दो से कटेगा, दो सत्ते 14, दो दूनी 4। फिर दो से कटेगा, दो तीन से एक बचा, दो छंग 12। फिर दो से कटेगा, तो एक कम दो, एक बचे, दो अट्ठे 16। ठीक है, फिर आ जाएगा दो नम 18, तीन तिया 9, और तीन एकम 3। तो प्यारे बच्चों में 144 को लिख सकता हूँ। दो कितनी बार है? एक दो तीन 4 बार है। और तीन कितनी बार है प्यारे बच्चों? तीन 2 बार है ना? तो अभाज्य गुणनखंड जो भी आएंगे उनके घातों का योगफल बताना है। 4 और 2 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। यहाँ मैं आराम आराम से बता रहा हूँ, समझाते हुए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? दो चीज होती है, एक तो होता है शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी बट्टा ए, और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। अगर प्रश्न में हम आ जाए तो ए क्या है अपना? ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं है तो एक है चिन्ह के साथ। बी क्या है अपना? एक्स का गुणज 5 है। और सी क्या होता है? अचर पद 7 है। रखो यहाँ पर, सी हमारा 7 है, ए हमारा 1 है। 7 को 1 से भाग देंगे, हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा? 7 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या कितना होगा प्यारे बच्चों? सी बट्टा ए। शून्यकों का योग व गुणनफल का योग। अच्छा, पूरा प्रश्न पढ़ा नहीं, योग भी निकालना है, गुणनफल भी निकालना, फिर उसका योग करना है। ओके, तो ये भी निकालना है अपने को। बी अपने पास क्या है? बी अपने पास है 5, और ए अपने पास है 1, तो ये आ जाएगा -5। अब इसका और इसका योगफल करना है, तो साथ में आपको माइनस के 5 जोड़ देना है। प्लस गुणा माइनस माइनस होता है, 7 में से 5 घटाओगे 2 आ जाएगा। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 2। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं इस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी है। ठीक है, बिंदु दे रखा है, एक्स अक्ष से बोला है, एक्स अक्ष से बोला है, तो उत्तर वाई वाला होगा। कितना होगा? -4। कितना होगा? -4 होगा। नेक्स्ट कह रहे हैं 4 और 6 का समांतर माध्य क्या होगा? समांतर माध्य निकालना है। जितनी संख्या होती है उनको जोड़ते हैं। कितनी संख्या? दो ही संख्या है, 2 से भाग दे दो। 4 और 6 10, 10 का आधा कितना होता है? 5। तो हमें हमारा उत्तर मिलेगा 5। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं इस द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा? विविक्त कर का सूत्र क्या होता है? डी बराबर b² -k 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखो, ए क्या है? एक्स स्क्वायर के गुणज को हम ए कहते हैं √2। बी क्या है? एक्स का गुणज माइनस के √5 है। और सी हमारे पास क्या है? -3 √2। ये सूत्र में रख दो। बी हमारा है -5 वर्ग, और ए अपना है √2, सी अपना है -3 √2। माइनस का वर्ग करने पे क्या होता है? प्लस, और वर्ग करने पे √ हट जाता है। यहाँ 5 आ गया, माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 तिया 12 गुणा √2 गुणा √2 2। तो ये हो जाएगा 12 दूनी 24 और 5 29। 24 और 5 29। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कह रहे हैं समीकरण युग में इतना और इतना के ग्राफ द्वारा निरूपित रेखाएं क्या दिखाती हैं? तो अनुपात निकालना पड़ेगा, a1/a2। ठीक है, फिर निकालना होगा b1/b2, और ज़रूरत पड़ी तो c1/c2 भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले देखो, a1 क्या होता है? पहले वाले x का गुणज 3 है। a2 क्या होता है? दूसरे वाले x का गुणज 6 है। कटेगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6।
B1 क्या होता है, वाई का गुणज 4 है। B2 क्या अपना इधर वाई का गुणज 4 1 4 4 दूनी 8, दोनों बराबर आ गए, आगे जाना पड़ेगा। प्लस का 6 इधर रख के क्या होगा माइनस का 6, और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है 12 है, ठीक है। 6 1 6 6 दूनी 12। देखो ये माइनस का, ये बराबर नहीं है, स्टार्टिंग के दो बराबर है परंतु ये बराबर नहीं है। कौन सी कंडीशन है, चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 परंतु बराबर नहीं है C1/C2। ये किस रेखा को दिखाती है, ये समांतर रेखा को दिखाती है, और समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। तो रेखा कैसी है दोस्त, समांतर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें बताना है यदि एक रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो तीसरी भुजा की क्या होती है। एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को अगर समान अनुपात में विभक्त करती हो तीसरी रेखा की वो समानांतर होती है। छठे चैप्टर का क्वेश्चन है थेल्स पर में, समांतर होती है। त्रिज्या r व थीटा कोण वाले वृत्त के चाप की लंबाई क्या, सूत्र क्या है, θ/360 गुणा 2πr, चाप की लंबाई का सूत्र। कह रहे इस AP का nवा पद क्या होगा, nवा पद का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, an बराबर a प्लस n-1 गुणा d होता है ना। तो यहाँ a क्या है देखो, प्रथम पद अपना 4 है, सार्वंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो 2 है। अब ये मान उठाकर यहाँ रख दो, प्रथम पद अपना 4 है, n की जगह पर n ही रखना है, और d हमारे पास 2 है, 2 से गुणा कर देंगे 2n-2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 प्लस का 2n आ जाएगा। क्या होगा उत्तर 2n+2। कह रहे द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो k का मान क्या होगा, अगर मूल बराबर होते हैं तो व्यक्तिकर का मान क्या होता है, 0 होता है, यानी कि b² माइनस का 4ac 0 होता है। तो यहाँ देखोगे a के स्थान पर क्या है x² का गुणज 3, b के स्थान पर क्या है x का गुणज -6, और c के स्थान पर क्या है k है। ये मान आप यहाँ रख दीजिए, b का मान है -6 और a का मान है 3 और c का मान है k। 6 छंग 36 माइनस का वर्ग प्लस 4 तियाँ 12, माइनस के 12 उधर के प्लस के 12, 12 तियाँ 36। k का मान कितना आएगा, k का मान 3 आएगा, ठीक है। एक वृत्तीय चित्र एक का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से घिरा हो उसे वृत्त का क्या कहते हैं। कह रहे हैं वृत्त के वह भाग जो जीवा, मैं आपको बताता हूँ, जीवा और संगत चाप से घिरा हो उसे हम लघु वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु वृत्तखंड। ठीक है। यदि एक खंबे की ऊंचाई और उसकी छाया बराबर हो, जब ऊंचाई और परछाई दोनों बराबर होते हैं, आपसे उन्नयन पूछे या अवनमन कोण पूछे, दोनों ही स्थितियों में आपका उत्तर कितना होता है, 45 डिग्री होता है। कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। यदि दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो, ठीक है, दो समद्विबाहु त्रिभुजों के शीर्ष कोण समान हो तो वो समरूप होते हैं। बिल्कुल सही कथन है, ठीक है। हमारे पास इधर से एक समरूप समबाहु त्रिभुज है, समबाहु ने समद्विबाहु, ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर ये 2 है ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा। तो इस भुजा का और इस भुजा का अनुपात, इस भुजा का इस भुजा का अनुपात, और ये कोण बराबर है, तो यहाँ लग जाता है SAS नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कह रहे बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु मूल बिंदु होगा। मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, अगर x वाला निकालना है तो x के लिए क्या होता है, इसका पहला वाला और इसका पहला वाला जोड़ोगे और आधा करोगे, और y के निर्देशांक के लिए इसका आखिरी वाला और इसका आखिरी वाला जोड़ोगे और आधा करोगे। 3 में से 3 घटाओगे 0/2, 0/2, 0 को किसी भी संख्या से भाग दो 0 होता है। 0,0 को मूल बिंदु कहते हैं। तो सेकंड कथन भी बिल्कुल सही है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं व संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्याखंड कहते हैं, गलत है, ठीक है। देखो ये बोला है, ये जीवा है
और ये त्रिज्या है। इससे घिरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? त्रिज्यखंड कहते हैं क्या? ना, ये त्रिज्यखंड नहीं हो। त्रिज्यखंड तो पूरा होगा ना त्रिज्या के द्वारा, और चाप के द्वारा होता तो मैं बोल सकता था। कह रहे किसी वृत्त पर स्थित एक बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं, ये कथन भी क्या है? गलत है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, बिल्कुल सही है। जो स्पर्श रेखा होती है वृत्त को एक ही बिंदु पर टच करती है, चली जाती है, सही है। केंद्रीय प्रवृत्ति के तीनों मापकों में एक आनुभाविक संबंध 3 माध्यिका बराबर 2 माध्य प्लस बहुलक है, ये गलत है। सही संबंध क्या होता है कि जो बहुलक होता है, बहुलक किसके बराबर होता है? 3 माध्यिका माइनस के 2 माध्य, ये सही संबंध है। और ये संबंध जो दे रखा है वो गलत है। सही वाला क्या है वो भी मैंने लिखवा दिया, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे सही जोड़ी मिलाइए ऐसी घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। अनिश्चित घटना, अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है, ठीक। कॉट 30 का मान क्या होता है? कॉट 30 का मान होता है √3। कॉट 30 का मान क्या होगा? √3, ठीक हो गया। कह रहे कौशिक 30 का मान होता है 2। कौशिक 30 का मान कितना होता है? 2 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, किसका मान होता है? इसका मान 1 होता है। सर्वसमी का है 1 होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πRH। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 3πr²। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक वाक्य या शब्द में उत्तर लिखना है, उन्नयन कोण की परिभाषा लिखनी है। तो मेरा जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें जाके देख लेना। उन्नयन कोण क्या होता है? जो क्षैतिज रेखा है और दृष्टि रेखा जो होती है उसके बीच का जो कोण होता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। मैं लिख देता हूँ सिंपल में, एक लाइन में बोला है ना, चित्र भी बना के दिखा सकते हो। इसमें क्या लिखोगे आप यहाँ पर? क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक है, सो यहाँ देखिए, ये हमारी कोई वस्तु है यहाँ पर रखी हुई है, और ये अपनी क्षैतिज रेखा है और ये अपनी दृष्टि रेखा है, ठीक है। और यहाँ पे जो कोण बनता है उसे हम उन्नयन कोण कहते हैं। ये अपना क्षैतिज रेखा है और ये वाली रेखा क्या है? अपनी दृष्टि रेखा, ठीक है। अगला क्या बोला? प्रथम पद ए व सार्वंतर डी वाली समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का सूत्र लिखिए। भाई बहुत आसान है। एन बराबर क्या होते हैं? n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी, ये सूत्र होता है। हलवा क्वेश्चन है, आराम से बन गया। फिर क्या बोल रहा है? एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्राप्त सभी संभव परिणामों की संख्या लिखिए। जबरदस्त क्वेश्चन है, प्रायिकता वाला प्रश्न है। देखो जब एक बार उछालोगे, एक बार उछालने पर परिणाम, जब सिक्का हम एक बार उछालते हैं तो परिणाम क्या आता है? या तो हेड आता है या टेल आता है। फिर देखो दो बार उछालने में परिणाम क्या होगा? HT, इस सिक्के में HT या तो इस सिक्के में HT आएगा। अब H की पोजीशन फिक्स करो, H के साथ H के साथ T की पोजीशन फिक्स करो, T के साथ H और T के साथ T। तो ये 4 परिणाम आते हैं 2 बार उछालने पर, ठीक। हमें क्या निकालना? 3 बार। 3 बार उछालने में परिणाम क्या होगा? ये 1 बार है और ये 2 बार है, ठीक है। ये 2 बार और ये 1 बार, 3 बार। बहुत आसान है। H की पोजीशन फिक्स करो,
एच के साथ ये आ जाएगा एच एच एच, एच के साथ एच टी, एच के साथ टी एच, एच के साथ टी टी। ठीक है, अब टी की पोजीशन फिक्स करोगे, टी के साथ एच एच, टी के साथ एच टी, टी के साथ टी एच, टी टी टी। 3 बार उछालने पे टोटल 8 परिणाम आते हैं। ये आपको लिखना था। कह रहे ए कॉमा बी की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु से दूरी, अगर किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो जो एक्स निर्देशांक होता है उसका वर्ग करो, प्लस जो वाई निर्देशांक है उसका वर्ग करो। ये आपका उत्तर है, ये होगा चौथे का, एक लाइन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है? ये वृत्त है, वृत्त की छेदक रेखा ये है, ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर छेद करती हुई चली जाए उसे हम छेदक रेखा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? छेदक रेखा कहते हैं। जो मैंने बोला वो कॉपी में लिख लेना, ये अपनी छेदक रेखा है। आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय का कथन लिखिए। ठीक है, थेल्स प्रमेय का जो कथन है वो कथन क्या कहती है? यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते रहना। यदि हमारे पास कोई त्रिभुज है, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची गई है और वो रेखा अन्य 2 भुजाओं को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो यहाँ लिख दोगे यदि डी समांतर है BC के, तो क्या होता है? तो हमारा AD, तो भुजा का अनुपात समान होता है। AD बट्टा DB बराबर होता है AE बट्टा AC। ये कॉपी में लिख देना है। यह है आधार समानुपातिकता प्रमेय, थेल्स का प्रमेय। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। अब आ जाओ प्रश्नों में, 2-2 नंबर वाले प्रश्न। क्या बोल रहे हैं? ये ऐसे प्रश्न प्यारे बच्चों जो हर साल आते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर साल आते हैं। इस टाइप के प्रश्नों को आपको रट लेना चाहिए। मतलब इस क्वेश्चन ऐसे करो कि सारा कॉन्सेप्ट आ जाए। और मैंने सब कुछ पढ़ा ही रखा है, मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूँ, NCERT ढंग से पढ़ लो, बस सारा क्वेश्चन उसी से आएगा। और पिछले 4-5 साल के पेपर जो भी हो वो कर लो, सारा वहीं से आना है। तो देखो हमें दे रखा है 2 संख्याओं का HCF 12 है, तो उनका LCM क्या होगा? आप जानते हो, क्या जानते हो कि भैया संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है HCF गुणा LCM। ठीक है, संख्या क्या दे रखी है? 156 गुणा 132 और HCF हमारे पास 12 है, हमें LCM निकालना है। ठीक है, देखिए ये 12 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा? बट्टे में आ जाएगा, यहाँ LCM बचेगा, कटेगा। 12 एक कम 12, 3 बचा, 12 3 36, गुणा करोगे 13 दूनी 26, हासिल लगा दो, 13 3 39 और 2 41, हासिल लगा 4, 13 एक कम 13 और 4 17। हमें हमारा LCM ये मिल गया आंसर। बड़ा आसान है, हर क्वेश्चन में आपको चॉइस दी जाएगी अथवा करके। तो जो एग्जाम में दोनों में से जो आसान हो, जो कम समय ले, वही आपको अटेम्प्ट करना है, वही आपको हल करना है। कह रहे समझाइए कि एक भाज्य संख्या क्यों है? तो हमारे पास संख्या क्या है? 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 13 भैया क्या है अपना उभयनिष्ठ है। तो यहाँ 7 गुणे 11, 13 बाहर आ गया, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, हल करो। 11 7 70 प्लस 1, तो ये हो गया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा। 70 और 1 78, और किसी भी संख्या में मैं गुणे में 1 लिख सकता हूँ। अगर आप देखेंगे ये क्या है? प्रथम गुणनखंड, ये अपना है द्वितीय गुणनखंड, और ये एक क्या अपना तृतीय गुणनखंड। तो आप क्या लिखेंगे? आप जानते हैं किसी भी संख्या के अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो तो वो
भाज्य होती है। यहाँ मैंने 3 दिखा दिए, लिखेंगे चूंकि चूंकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। ठीक है, इसलिए ये प्यारे बच्चों भाज्य संख्या है। हर साल एग्जाम में आते हैं ये ऐसे प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में इस साल भी जरूर पूछे जाएंगे। अगला है, कह रहे हैं इस एपी का कौन सा पद 142 है। तो हमको दिया क्या है, देखिए हमें प्रथम पद दे रखा है। प्रथम पद अपना क्या है, 4 है। चारवंतर क्या होता है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, तो ये 5 है। कौन सा पद, जिस पद के लिए पूछा जा रहा है उसे हम एन कहते हैं। एन अपना 24 है। कौन सा पद, यानी कि हमें एन निकालना है। ठीक है, आप ये सूत्र जानते ही होंगे कि भैया एन बराबर होता है ए प्लस ब्रैकेट के अंदर n-1 गुणे में डी। मान रखो एन हमारे पास 124 है, प्रथम पद हमारा 4 है, एन हमें ज्ञात करना है और डी हमारा 5 है। ठीक है, संख्या को एक तरफ, प्लस का 4 इधर के क्या होगा, माइनस का 4, यहाँ बचेगा 120। ये 5 गुणे में इधर के आ जाएगा बट्टे में, काटोगे 5 दूनी 10, 5 चौके 20, माइनस का 1 इधर के हो जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान कितना हो जाएगा 25। समांतर श्रेणी का जो 25वां पद होगा वो कितना होगा, 124 होगा। ठीक है, आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ये ज़्यादा टफ है। ठीक है, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आसान हो वही करना है। एनसीईआरटी का प्रश्न है, तो प्रश्न में क्या बोला है, कौन सा पद, माना एनवा पद, प्रश्नानुसार हमें निकालना है एनवा पद। कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, कौन सा पद, यानी कि हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, तो पहले 54वां पद निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास समांतर श्रेणी में प्रथम पद क्या है, 3 है। सार्वंतर क्या है, दूसरे पद से पहला पद घटा दो, सार्वंतर 12 है। तो हमें क्या निकालना है, पहले 54वां पद निकालना है। 54वां एक कम कर देंगे, ए प्लस 53 डी हो जाएगा। प्रथम पद हमारे पास 3 है और डी हमारे पास कितना है, 12 है। गुणा करो, 12 तियाँ 36, 12 तियाँ 36, हासिल लगा 3, 12 पंजे 60 और 3 63, तो ये हो जाएगा 639। ठीक है, अब इस मान को उठाकर आपको यहाँ रखना है, तब जाके आपको एनवा पद मिलेगा। अब एन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो था 54वें पद में हमें 132 जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। 54वां पद आया 639 प्लस 132, तो ये हो जाएगा 9 2 11, 3 और 3 6 और 1 7, 771। ये है आपका एनवा पद। 771 कौन सा पद होगा ये आपको निकालना है, निकाल देते हैं। तो आप जानते हैं प्यारे बच्चों, चूंकि ए एन क्या होता है, ए प्लस n-1 गुणा डी। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, ए एन अपना है 771, प्रथम पद अपना यहाँ अपना है 3 और डी अपने पास है 12। ठीक है, प्लस का 3 बच्चों इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, घटा देंगे तो ये 768 आ जाएगा। 12 गुणे में है, इधर आके क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। 12 से काटोगे, 12 छंग 72, 4 बचा, 12 चौको 48, माइनस का एक इधर आके हो जाएगा प्लस का 1, तो एन का मान हो जाएगा 65। जो 65वां पद होगा प्यारे बच्चों, ये जो 65वां पद होगा वो 54वें पद से 132 अधिक होगा। यहाँ मैं जितने भी प्रश्न हल करवा रहा हूँ थोड़ा फास्ट फास्ट करवा रहा हूँ, क्योंकि
ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको आराम आराम से सीखना है तो आप हमारे चैप्टर वाइज वीडियो देखिए, वहाँ पे मैंने एकदम मक्खन की तरीके से समझा है, आराम आराम से समझा है। यहाँ मुझे जल्दी जल्दी बताना पड़ रहा है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आप सब चीज़ आराम से पढ़ चुके हो, तभी ये पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं, उस दृष्टिकोण से हम इसको हल कर रहे हैं, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। अब हमें क्या बोल रहे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये द्विघात बहुपद है, शून्य ज्ञात करना है तो बहुपद को हम शून्य के बराबर मान लेंगे। तो आप जानते हैं क्या होता है, एक्स स्क्वायर के गुणज की गुणा अचर पद से करनी होती है। ऐसी दो संख्या लेनी है जिनको गुणा करने में 12 है। चिन्ह यहाँ पर क्या है, घटाने का, और घटाने पे एक्स का गुणज देखो कुछ नहीं तो 1 है, और घटाने पे 1 है। वो दो संख्या क्या होगी, 4 और 3। 4 दिया 12 होता है, 4 में से 3 घटाओगे 1 आता है। यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस के 3x। ठीक, यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। अब उपनिष्ठ निकालना है, 2 का भागा कम से कम इस जोड़े में दोनों में जाएगा, और एक्स स्क्वायर एक्स है तो कम से कम x का भागा दोनों में जाएगा। 2 बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर से 1 एक्स बाहर आ गया, 1 एक्स बचा, तो दूनी 4, एक्स ऑलरेडी बाहर है। ठीक है, माइनस चिन्ह लग गया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, नहीं ना। ठीक है, अब देखो 2 जब मैंने बाहर निकाल लिया है तभी मैं कहूँ यार आंसर क्यों गलत आ रहा है। यहाँ देखिए हमने गड़बड़ कर दी थी थोड़ी सी, 2 बाहर निकाल लिया तो 2 थोड़ी ना बचेगा, एक्स बचेगा। 2 दूनी 4, एक्स बाहर आ गया। 3 बाहर निकालेंगे, यहाँ से एक्स बचेगा, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ठीक है, 3 दूनी 6। अब आप देखेंगे कि भैया यहाँ पर और यहाँ पर समान है। अगर समान है तो आपने सही किया है, जो 2 बार आप उसे 1 बार लिखिए, और जो उपनिष्ठ निकाला है उसे दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख दीजिए। इसको एक बार 0 मानना है, इसको एक बार 0 मानना है। यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस का 2 इधर आके हो जाएगा माइनस का 2, पहला शून्यक, इसको 0 मानेंगे। 2x माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस का 3 इधर आके हो जाएगा प्लस का 3, 2 गुणे में है, इधर आके हो जाएगा बट्टे में। ये हमको हमारा दूसरा शून्यक मिल गया, आराम से बन गया। अब आते हैं अथवा में, इसके कह रहे हैं अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के शून्यक है, तो इसको ज्ञात करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये क्या, शून्यकों का योगफल, ये क्या, शून्यकों का गुणनफल। हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुपद है, क्या है बहुपद, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 है। चूंकि ए क्या है अपना, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणज, कुछ नहीं है तो 1 होता है गुणज में। फिर आ जाओ बी, अपने पास क्या है, बी होता है एक्स का गुणज 2 है, और सी अपना क्या है, माइनस के 3 है अचर पद। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी अपॉन ए। बी कितना है, 2 है, ए कितना है, 1 है। किसी भी संख्या को 1 से भाग देते हैं, ऊपर जो रहता है वही आ जाता है। अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणनफल, जिसका सूत्र होता है सी बट्टा ए। सी कितना अपने पास, माइनस का 3, ए है 1, तो यह आ जाएगा माइनस के 3। अब आ जाओ प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है, आपको ये मान निकालना है ना। मान रख दीजिए। अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आया था, माइनस के 2, रखो यहाँ पर। अल्फा गुणा बीटा का मान आया था माइनस के 3, माइनस कवर करने प्लस आता है, 2 दूनी 4, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 3 6, कितना आ गया उत्तर, 10। ठीक,
हमें हमारा उत्तर कितना मिला? 10। आराम से हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतने हों। हमको क्या दे रखा है? हमें दे रखा है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल 2/3 और हमें दे रखा है शून्यकों का गुणनफल कितना? 3/4। हमें निकालना है द्विघात बहुपद जिसका सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना? 2/3। अल्फा बीटा का मान क्या? 3/4। अब यहाँ पे नहीं छोड़ सकते, थोड़ा और हल करना पड़ेगा। हल करते हैं। सो यहाँ देखिए, इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक 4×3=12 आ जाएगा लौसपा। भाग दोगे, एक को 12 बार भाग दोगे 12 बार जाएगा। 12 गुणा x², 12x²। यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगा दिया। 3×4 4 बार गया, 4×2 8x। फिर प्लस 4 से भाग देंगे 12 में, 4×3=12, 3 बार गया, 3×3=9। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो ऊपर ऊपर होता है, ठीक है, ये जो ऊपर ऊपर से हम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं, द्विघात बहुपद। इसलिए जो हमारा द्विघात बहुपद होगा, जो आपने ऊपर ऊपर से किया है उसी को लेना है। ठीक है, क्या है? 12x² माइनस के 8x प्लस का 9, इसी को लेना है। ये हमें हमारा द्विघात बहुपद मिलेगा। ये भी हो गया आराम से। नेक्स्ट कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें इसका शून्यकों को शून्यक दे रखे। ठीक है, तो दिया क्या है? शून्यक। एक को अल्फा बोल दो, दूसरे को बीटा बोल दो। अल्फा 5 दे रखा है, बीटा -7 दे रखा है। हमें निकालना द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। सूत्र में रख दो। अल्फा की जगह पे 5 है, बीटा की जगह पे -7 है, प्लस इंटू माइनस माइनस। अल्फा की जगह 5, बीटा की जगह पे -7। 5 में से 7 घटाएंगे, माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस गुणा माइनस माइनस, 5×7 = 39। ये आ जाएगा उत्तर। ठीक है, पेपर तो बड़ा शानदार बना है भाई, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हैं। कह रहे रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब किस विधि से हल करना है ये नहीं बोला, प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हो, विलोपन से भी हल कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। देखो हमको दिया है पहला समीकरण हमको दे रखा है 8x प्लस के 5y बराबर 9। दूसरा हमको दे रखा है 3x प्लस का 2y 4। विलोपन विधि सबसे आसान होती है, वही लगा रहे हैं। तो यहाँ देखो y को हटाते हैं, इसमें 2 है, नीचे वाले में, ऊपर वाले में 2 से गुणा होगा। यहाँ 5 है, नीचे वाले में 5 से गुणा होगा, गुणित समान करने के लिए। तो यहाँ मैं लिख दूंगा सिंपल भाषा में, समीकरण 1 व 2 से करो गुणा। 2×8 16x, 2×5 10y और 9×2 18। 5 से गुणा करो, 5×3 15x, 5×2 10y और 4×5 20। ठीक है, अब देखो y के गुण समान हो गए, चिन्ह क्या है? समान है। समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं? घटाते हैं। घटाने पर चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस कटा। 16 में से 15 घटाएंगे, 1x बचेगा, और 20 में से 18 घटाएंगे, -2 बचेगा। x का मान आ गया -2। अब x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण
1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है भाई मेरे, 8x प्लस 5y बराबर 9 है ना। x का मान हमारे हमको कितना मिला, -2 मिला है। 8 दूनी 16 माइनस के माइनस का 16 इधर आके हो जाएगा 25 और प्लस का 16, तो 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, 5 गुणे में इधर के बट्टे में जाएगा, 5 बचे 25, तो y का मान कितना आ जाएगा 5। तो हमें हमारा x और y बड़े आराम से मिल गया। ठीक हो गया। नेक्स्ट कह रहे हैं 2 रेल पटरियां ये और ये हैं, कैसी पटरियां बता रही हैं, एक दूसरे को काटेंगी या नहीं काटेंगी, तो हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। ठीक है, हमें निकालना है अनुपात A1/A2 B1/B2। पहले ये देखते हैं, A1 क्या है, x का गुणज कुछ नहीं तो 1, A2 क्या है, दूसरे वाले x का गुणज 2, B1 क्या है, y का गुणज 2 और B2 क्या है, दूसरे वाले y का गुणज 4। 2 1 कम 2 2 दूनी 4। कह रहे हैं पटरियां एक दूसरे को काटेंगी, काटेंगी मतलब प्रतिशत करेंगी या नहीं करेंगी। अगर ये और ये बराबर नहीं आता तो प्रतिशत करती, क्योंकि बराबर आ गए तो प्रतिशत तो नहीं करेंगी। यहाँ लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, अतः प्रतिच्छेद तो नहीं करेगी, प्रतिच्छेदित नहीं है। अगर बराबर नहीं होती तो प्रतिशत करती। ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है, आउटर फ्रेम ये कर दिया, अंदर से मैं इसको वाइट कर देता, ये हमारे पास एक वृत्त है। ठीक है, सो वृत्त की त्रिज्या मैं मान लेता हूँ कि r है, पता ही नहीं है त्रिज्या ना, माना वृत्त की त्रिज्या r है, हमको दिया क्या है, परिधि है, दिया है वृत्त की परिधि। परिधि अपनी क्या दे रखी है, 22 दे रखी है। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। पाई का मान रखेंगे हम 22/7, कटेगा 22 एकम 22 बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा, 7 एकम 7 गुणे वाला इधर के बट्टे में आ जाएगा। आर हमारे पास क्या है, 7/2 आ गया, जो त्रिज्या पता नहीं थी वो मिल गया। अब निकालूं, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का मतलब क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, वृत्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग देना है, चतुर्थांश है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बट्टा 4। अब इसको हल करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr² बट्टे में है 4। भाग मान रखो पहले, पाई का मान 22/7, आर हमें मिला है 7/2, स्क्वायर है तो 2 बार गुणा करना है, इसके बट्टे में क्या है अपना 4 है, तो कुछ कट रहा है क्या, 7 से 7 कटा, 2 एकम 2 एकम, तो ये आ गया 11×7 = 77। ठीक है, और इसकी गुणा इसके साथ हो जाती है, 4 दूनी 8, 70/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट कह रहे हैं घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा। एनसीईआरटी का प्रश्न है। देखिए ये हमारी घड़ी है, को मैं फ्रेम करता हूँ, ये हमारी घड़ी है, घड़ी की मिनट की सुई स्टार्टिंग में यहाँ पर है, 5 मिनट बाद मान लेते हैं यहाँ आ जाता है, तो हमें क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। हमें क्या नहीं पता, हमें कोण नहीं पता, त्रिज्या तो पता है। तो सुई की लंबाई क्या दे रखी है 14 सेंटीमीटर, तो हमें कोण नहीं पता,
ठीक है, हमें दिया क्या है, दिया है त्रिज्या आर 14 सेंटीमीटर, हमें कोड नहीं पता। तो आप जानते हैं घड़ी का एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगता है सुई को, 60 मिनट। चूंकि 60 मिनट में रचित जो कोण होता है, कितना कोण बनाता है, 360 डिग्री बनाता है। एक एक नियम से 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा, 1 मिनट बनाएगा, 360 से भाग दे दोगे, 360 को 60 से भाग दे देंगे एक एक नियम से, तो 6 डिग्री बनाता है। 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, तो 5 मिनट पे कितना बनाएगा, हमें क्या करना है, 5 से गुणा कर देना है, 5 30 डिग्री, यानी कि हमारा कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा। ठीक है, अतः अतः 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर, जिसका सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 30 बट्टे में 360 गुणे 22/7, और आर कितना अपना 14 है, आर स्क्वायर यानी कि 14 गुणे 14। काटो, 0 से 0 कटा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। ठीक है, 2 छंग 12, 2 तिया 2 सत्ते 14, ऊपर आ जाएगा 22 सत्ते 154 बट्टे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, कह रहे लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कह रहे 6 मीटर लंबे, 6 मीटर लंबे, इसकी छाया की जो लंबाई है वो 4 मीटर है, छाया की लंबाई 4 मीटर है। उसी समय एक मीनार है, उसी समय उस मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई क्या है ये बतानी है। ये 90 का कोण बनाएगा, ये भी 90 का बनाएगा। ठीक है, इसकी जो हाइट दे रखी थी वो दे रखी थी 6 मीटर, और इसकी छाया की लंबाई दे रखी थी 4 मीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एक ही समय में बात कर रहे हैं, ठीक है, एक ही समय में बात कर रहे हैं। ठीक है, एक ही समय में बात कर रहे हैं, तो ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, 2 नंबर का प्रश्न है। तो यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, सी, डी, ई। ठीक है, यहाँ लिख देना बस ये, चूंकि दोनों एक ही समय पे घटित हो रही हैं, इसलिए जो देखो, सूरज तो वही है उसी टाइम पे, जो ये वाला कोण बनाएगा ना, ये वाला भी इसके साथ उतना ही कोण बनाएगा, एक ही समय पे घटित हो रहा है। ठीक है, तो जो त्रिभुज है अपना ए बी सी, इसके समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। और जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होती है, उनके संगत भुजा का अनुपात क्या होता है, समान होता है। यहाँ से ले लेते हैं बी सी, तो यहाँ से आ जाएगा डी ई। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं ए बी, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी। मान रखेंगे, बी सी का मान है 6, और डी ई का मान हमें निकालना है, डी के मान को हमने एच माना है। ए बी हमारी 4 है, और ए डी हमारी 28 है। 4 एकम 4, 7 सत्ते 28, तिरछे गुणा करोगे, एच एकम एच, 6 सत्ते 42।
बड़े आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट कह रहे हैं दी गई आकृति में अगर डी ई समांतर है बीसी के, ये जो भुजा है इसके समांतर है, तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? थेल्स प्रमेय लगेगा। ए डी हमें दे रखा है 2, डी बी हमें दे रखा है 3, ए ई दे रखा है 5, तो ई सी कितना होगा ये हमें निकालना है। तो कैसे हल करेंगे? क्या लिखेंगे? चूंकि डी ई समांतर है बीसी के, इसलिए प्रमेय 6.1 से 6.1 प्रमेय क्या कहती है? ए डी बट्टे डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे ई सी। ठीक, मान रखेंगे ए डी हमारे पास 2, डी बी हमारे पास 3, ये है 5, और इस ई सी हमें ज्ञात करना है। फिर से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 2EC और ये हो जाएगा 5 दिया 15। हमें EC निकालना है, ये 2 गुणे में जाके बट्टे में आ गया, काटोगे 2 7 14, 2 5 10, आंसर आ जाएगा 7.5। EC कितना होगा? 7.5 सेंटीमीटर होगा। हर साल एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन भी बन गया। कह रहे हैं एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे और इससे समदूरस्थ है। एक्स अक्ष पर तो लिखेंगे माना वह बिंदु, एक्स अक्ष के लिए बोला है तो माना वह बिंदु, एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, तो माना वो बिंदु x, 0 है। चित्र बना के दिखाता हूँ मैं आपको। 2 बिंदु दे रखे हैं, यह ए बिंदु, यह बी बिंदु। इसके एक बिंदु P है x, 0, क्या बोल रखा है? इससे लेके इसकी दूरी और इससे लेके इसकी दूरी समान है, समदूरस्थ है। ठीक है, हमको क्या दे रखा है दोस्त? हमें दे रखा है ए पी बराबर पी बी। 2 बिंदु के बीच की दूरी वाला सूत्र लगेगा, यहाँ पर लगा दो। सूत्र क्या होता है? x1, ये x1 है, माइनस x2 की जगह x है वर्ग, प्लस y1 माइनस y2। ठीक है, फिर से वही सूत्र यहाँ लगेगा, x1 की जगह x है, x2 की जगह माइनस का 2 है, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाता है, y1 माइनस के y2। इधर भी अंडरूट उधर भी अंडरूट, अंडरूट हटाने के लिए क्या करते हैं? वर्ग करते हैं। जैसे ही वर्ग करोगे अंडरूट हट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा -5 का वर्ग, यहाँ बचेगा x प्लस 2 का वर्ग और -9 का वर्ग। ठीक, अब आपको इसमें और इसमें सर्व समीका लगाकर खोलनी पड़ेगी। आप सर्व समीका जानते ही हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, और a प्लस b का वर्ग क्या होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab। सूत्र लगा के खोलिए तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस के 2ab, प्लस माइनस का वर्ग करने में प्लस होता है, 5 बचे 25 बराबर। फिर इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस का 2ab, और 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 9 9 81 बराबर के दोनों तरफ समान चीज आने पे कटता है। 2 का वर्ग कटा, x का वर्ग कटा, क्या बचा? 2 दूनी 4x प्लस का 25, और इधर बचा 2 दूनी 4x प्लस का 81, प्लस का 81 इधर क्या होगा? माइनस का 81, क्योंकि संख्या को एक तरफ लिखते हैं बाकी सबको दूसरी तरफ, है ना।
और माइनस का 4x इधर आके हो जाएगा प्लस का 4x। यहाँ बचेगा माइनस का 56 और यहाँ बचा 4 और 4 8 हो गया। 8 गुणे में इधर आके बट्टे पे आ जाएगा, 8 सत्ते 56। x का मान क्या जाएगा माइनस के 7। ठीक, अर्थात वो जो बिंदु होगा वो होगा -7,0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इस बिंदु और इस बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में व्यक्त करें। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, जिसके बिंदु हमें दे रखे हैं। मान लेते हैं ये ए बिंदु है -1,7 और ये हमारा बी बिंदु है जो कि है 4,-3। हमें एक बिंदु निकालना है P जिसके निर्देशांक मैंने x, y मान लिया। ये जो P बिंदु है इस रेखाखंड को 2:3 में व्यक्त करता है। ठीक, तो प्यारे बच्चों ये अपना है x1, ये अपना है y1, ये अपना है x2, ये अपना है y2, ये अपना है m1 और ये अपना है m2। हमें क्या निकालना है, विभाजन बिंदु निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे विभाजन सूत्र से। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2, यही होता है ना। तो m1 का मान है 2, x2 का मान है 4, m2 का मान है 3, x1 का मान है -1, m1 प्लस m2। 4 दूनी 8 प्लस गुणा माइनस माइनस 3 एकम 3, 5 बट्टे 5, 5 एकम 5। x निर्देशांक हमें 1 मिल गया। अब आ जाओ y निर्देशांक पर। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। ठीक है, सो m1 हमारे पास है 2, y2 हमारे पास है -3, m2 हमारे पास 3, y1 हमारे पास है 7 बट्टे में m1 प्लस m2। 2 3 6, 7 3 21। ठीक है, y निर्देशांक आपको 3 मिला, तो बिंदु क्या होगा 1,3 आंसर। ये हमें हमारा विभाजन बिंदु आराम से मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कॉट ए का मान इतना है तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। ठीक, तो देखो हमको दिया क्या है, हमको दे रखा है क्या दे रखा है 15 कॉट ए बराबर 8, 15 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक, कॉट हमें दे रखा है, हमें साइन निकालना है। तो कॉसेक अगर निकाल दोगे तो कॉसेक का उल्टा साइन होता है, आप जानते हैं। कॉसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। रखो मान, कॉट का मान है 8/15, वर्ग है तो वर्ग कर दो, 8 8 64, 15 का वर्ग 225। थोड़ा आगे हल करते हैं, तो इधर हो जाएगा लॉसअप आ जाएगा 225, 225 एकम 225। ये वाला ऐसे का वैसे रहता है, तो ये हो जाएगा 289 बट्टे में 225। इधर हमारे पास क्या है, इधर हमारे पास है कॉसेक स्क्वायर है, हमें निकालना है कॉसेक ए, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। 289 का वर्गमूल होता है 17 और 225 का वर्गमूल होता है 15। कॉसेक निकल गया। कॉसेक का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन होता है। साइन आपको क्या मिल जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा ऊपर, ऊपर वाला आ जाएगा नीचे, आंसर। फिर हमें सेक भी निकालना है। ओके, ठीक है, सेक निकाल सकते हैं। सेक कॉस निकाल दो, सेक निकल जाएगा। तो कॉस
स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। साइन का मान निकला है 15/17। 15 का वर्ग 225, 17 का वर्ग 289। लॉशअप आ जाएगा 289, 289 एक कम 289 माइनस 225 वैसे का वैसा, घटा दोगे तो आ जाएगा 64। ठीक, तो कॉस निकालना है, ये वर्गमूल हो जाएगा 64/289, 8×8 = 64, 17। हमें क्या निकालना, हमें निकालना है सेक। तो सेक क्या होता है, कॉस से कॉस का उल्टा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे, आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। इसको हम और एक टेक्निक से भी कर सकते हैं, एनसीईआरटी में वो टेक्निक भी मैंने करा रखी है 8.1 में। 8.1 का प्रश्न है, मैंने सारी प्रश्नावली सारे चैप्टर करा रखे हैं डिजिटल बोर्ड में, नई सीरीज में सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी करा रखे हैं। प्लेलिस्ट चेक कीजिए, मिल जाएगा सब कुछ। ठीक है, इसके अथवा में आ जाते हैं। अब कह रहे हैं या तो इसका मान ज्ञात करो, ये और आसान है। 2 tan 30 का मान होता है 1/√3, रख दिया। tan 30 का मान होता है 1/√3, यहाँ वर्ग है तो वर्ग कर दो, 2 एक कम 2 बट्टे में √3। एक का वर्ग एक होता है, अंडर का वर्ग करने पर अंडर हट जाता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक, ऊपर 2/√3, इसको वैसे का वैसा रखो। यहाँ पर भिन्नों का जोड़ घटाना दिख रहा है, इसको पहले हल करना है, लॉशअपा लेंगे। 3 एक कम 3, इसकी गुणा इसके साथ, 3 एक कम 3 माइनस इसकी गुणा इसके साथ, हल करेंगे। यह है 2/√3, 2/3। ठीक, तो आप जानते हैं इसकी गुणा इसके साथ होती है, भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो ये अपने पास हो जाएगा 2 × 3 बट्टे में 2 × √3। 2 से 2 कटा, 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × √3 बट्टे में √3। √3 से √3 कटा, हमें हमारा उत्तर क्या मिल जाएगा, √3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, ये हमारा एक वृत्त है, इस वृत्त को मैं फिल कर लेता हूँ, रहने दो। ये वृत्त है अपना। कह रहे हैं वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, वृत्त का केंद्र यहाँ है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु ए है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर दूर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहे हैं वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी ये हमें निकालना है। ठीक, चित्र बन गया। इस वाले पॉइंट का नाम मैं बी दे देता हूँ। तो आप जानते हैं चूंकि प्रमेय 10.1 से 10.1 से क्या होता है कि जो त्रिज्या होती है, जो स्पर्श रेखा होती है, उसके बीच में 90 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो कोण भी अपना 90 अंश है। अगर कोण भी 90 अंश है तो ये त्रिभुज अपना समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ मैं पाइथागोरस प्रमेय लगा सकता हूँ, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि जो आधार जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। सो प्यारे बच्चों, कर्ण हमारे पास क्या है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। कर्ण हमारे पास 5 है, आधार हमारे पास 4 है, और लंब हमारी त्रिज्या है जो हमें ज्ञात करना है। 5 × 25, 4 × 16, ठीक है, प्लस का 16 इधर के हो जाएगा, माइनस का 16, तो यहाँ आ जाएगा 9। ठीक, तो हमें निकालना है आर, निकालने के लिए मुझे निकालना होगा वर्गमूल।
आर स्क्वायर से आर निकालने के लिए वर्गमूल निकालना होगा, तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो हमें हमारी त्रिज्या कितनी मिलेगी, 3 मिलेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ। कह रहे दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। हमारे पास दो संकेंद्री वृत्त है, एक बड़ा वाला है और एक छोटा वाला है, और दोनों का जो केंद्र है वो एक ही है, संकेंद्री है ना, ये वो है। छोटे वृत्त की त्रिज्या ये है, छोटा वृत्त की त्रिज्या में दे रखा 3 सेंटीमीटर, और हमें बोला है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई निकालो तो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक, अगर आप इससे इसको मिलाओगे तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये भी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दे रखी है। ये चित्र और ये चित्र दोनों सेम टू सेम बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ ए बी, इसको मैंने सी बोल दिया, जो ए सी होगा वही सी भी होगा। ठीक है, और हमारी जीवा क्या होगी, ए बी जो होगी वो ए सी प्लस बी सी होगी, इतनी प्लस इतनी। ठीक, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मैं 10.1 से त्रिज्या और ये स्पर्श रेखा है के बीच में कितने अंश का कोण बनता है, 90 अंश का। तो कोण सी जो है दोनों तरफ वो कितने अंश का है, 90 अंश का है। तो हम यहाँ पर पाइथागोरस में लगा सकते हैं, त्रिभुज ओ सी ए में लगा दो पाइथागोरस में। कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक, तो कर्ण मेरा कितना है दोस्त, 5 है, आधार मेरी AC है और लंब मेरा 3 है, तो 5 बचे 25, AC का वर्ग 3 3 9, संख्या को एक तरफ रखेंगे, प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का, यहाँ बचेगा 16। AC निकालने के लिए मुझे 16 का निकालना होगा वर्गमूल, कितना आ जाएगा AC 4। जो AC होगा वही मेरा BC होगा, तो ये भी 4 होगा और वो भी 4 होगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। हमारी जीवा की लंबाई कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 52 की पत्तों की अच्छे प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, लाल रंग का बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। गड्डी में है 52 पत्ते, ठीक है, इसकी दो कैटेगरी होती है, एक लाल और एक काली। ठीक है, लाल में होते हैं 26 पत्ते, काले में भी होते हैं 26 पत्ते, और इनकी भी दो दो कैटेगरी होती है, लाल की 2 कैटेगरी होती है, काले की भी 2 कैटेगरी होती है। ठीक है, हर कैटेगरी में 13-13 पत्ते होते हैं, गड्डी में टोटल 4 कैटेगरी होती है। ठीक है, कह रहे लाल रंग का बादशाह, हर कैटेगरी में एक ही बादशाह होता है, हर कैटेगरी में एक ही बादशाह होता है। तो लाल रंग का बादशाह यहाँ एक है, यहाँ एक है, कुल पत्ते कितने हमारे पास है, 52 है। ठीक है, तो लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह गड्डी में कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। ठीक है, हमें निकालनी है लाल रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। ये प्रायिकता अपने को निकालनी है। प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम, यही होता है। संभव परिणाम कितना है मेरे पास, लाल रंग का बादशाह 2 है, और कुल गड्डी में पत्ते कितने हैं, 52 है। काटो, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 छंग 12, आंसर आएगा 1/26। कितना आएगा, 1/26। आराम से बन गया। नेक्स्ट,
या फिर ये करना है अगला वाला, अथवा में देखो क्या बोल रहा है। 12 खराब में 132 अच्छे पेनों को में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है। निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हमको दिया क्या है दोस्त, हमको क्या दे रखा है, खराब पेन दे रखे हैं 12, अच्छे पेन कितने हैं हमारे पास 132, यानी कि जो कुल पेन हमारे पास है टोटल जोड़ दो 144 है। हमें क्या निकालना है, निकाले गए पेन के अच्छे होने की प्रायिकता, अच्छे पेन की प्रायिकता निकालनी है। अच्छे पेन आने की प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है, अच्छे पेन 132, कुल परिणाम है 144। किससे कटेगा ये, 11 से कटेगा ना, तो 4 से कटेगा, 4 तियाँ 12, एक बचा, 4 तियाँ 12, फिर 4 तियाँ 12, 4 छंग 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, आंसर आ जाएगा 11/12। कितना आ जाएगा 11/12। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 9 तक संख्याएं अंकित हैं। यदि बॉक्स में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए उस पर एक पूर्ण संख्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। तो कुल परिणाम कितने हैं, 90 हैं, 90 डिस्क है ना 1 से लेकर। तो पूर्ण संख्या हमारे पास क्या होगी, टेक्निक बताता हूँ, सिंपल टेक्निक। कैसे निकालोगे, पूर्ण वर्ग संख्या, 1 का वर्ग करो, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग, 9 9 81, 10 का वर्ग करोगे तो 100 हो जाएगा, यहीं पर रहेगा। तो 9 संख्याएं हैं पूर्ण वर्ग इसमें। ठीक है, प्रायिकता निकालनी है हमें, पूर्ण संख्या आने की प्रायिकता। संभव परिणाम कितने हैं, 9 है, कुल परिणाम 90 है, 9 एकम 9, 9 दही 0। ठीक है, एकदम हलवा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अथवा में। 3 लाल 2 सफेद और 5 काली गेंदों में से है एक थैले में, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, मतलब बिना देखे निकाली जाती है। इसकी लाल ना होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, लाल ना होने की प्रायिकता, लाल ना होने की प्रायिकता क्या, किसी चीज के ना होने की प्रायिकता क्या से निकालते हैं, एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता घटा दो, एक में से घट जाएगा लाल होने की प्रायिकता। ठीक, सो देखो एक लाल, लाल कितने हैं, 3 लाल हैं, और कुल परिणाम कितने हैं, 3 लाल 2 सफेद 5 काली, 3 और 2 5 और 2 5 10, कुल परिणाम 10 है। संभव परिणाम 3 था लाल, और कुल गेंद कितने हैं 10 है। लॉस ऑफ आ जाएगा 10, 10 एकम 10, ये वाला वैसे का वैसे रहेगा, आंसर आ जाएगा 7/10। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, समकोण त्रिभुज आपके पास है, ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ये अपनी आधार है, और लंब को ऊंचाई कहते हैं। ठीक, हमें क्या बोला है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, कर्ण हमको 13 सेंटीमीटर ऑलरेडी दे रखा है,
एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई आधार पर निर्भर है, तो आधार को मान लेंगे, माना आधार x है, तो ऊंचाई क्या होगी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा। नाम दे दो, ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण क्या है मेरा, 13 है, आधार मेरा x है और लंब मेरा x माइनस के 7 है। 13 का वर्ग होता है 169 एक्स स्क्वायर। खोल दो, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस का 2ab, तो ये हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 7 सत्ते 49 7 दूनी 14x। इसको उठा के उधर लाएंगे, ठीक है, तो ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 14 और माइनस के 169 में से प्लस का 49 घटा देंगे, 9 में से 9 घटाएंगे 0, 120 बचेगा। 2 क्या है, उभयनिष्ठ है तो उसे भाग दोगे दोनों तरफ भाग दोगे 2 से, 0/2 2, 2 1 कम 2, 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12। तो ये एक द्विघात समीकरण मिल गया, इसको हमें हल करना है। हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणज कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसी दो संख्या लीजिए जिनको गुणा करे तो 60 है, घटाए तो 7 आए, 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे 7 बचेगा। नेगेटिव ब्रैकेट लगा के मान रखोगे, अंदर गुणा कर दोगे नेगेटिव से, माइनस गुणा माइनस प्लस, ठीक। तो यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा, क्या आ जाएगा उभयनिष्ठ, पहले जोड़े से x, एक x बाहर आ गया, एक x बचेगा, यहाँ से 12 बचेगा, प्लस का चिन्ह लग गया, 5 बाहर आ गया, x बचा, 5 कम 5, 5 दूनी 10। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, जो 2 बार है उसे आप 1 बार लिखते हो, जो उभयनिष्ठ है उसे चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में लिख देते हैं। एक बार इसको 0 मानना है, एक बार इसको 0 मानना है। यदि x प्लस 5 बराबर 0 तो प्लस का 5 इधर आके होगा माइनस का 5, जो कि अमान्य है क्योंकि दूरी का मान कभी माइनस में नहीं होता। इसको मानेंगे, यदि x माइनस 12 बराबर 0 तो माइनस के 12 इधर आके हो जाएगा प्लस के 12, आंसर, ठीक है। तो आधार हो जाएगा 12 और 12 में से 7 घटा देंगे तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 5। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं इस द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। क्या है हमारे पास, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 √2, इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसकी गुणा इसके साथ करनी है, ऐसी दो संख्या की गुणा करो, 5 वैसे का वैसा, √2 गुणा √2 तो कि गुणा करने पे 10 आए और जोड़ने पे 7, 5 दूनी 10, 5 और 2 को जोड़ोगे तो 7 आएगा। रखते हैं यहाँ पर, ठीक है, 5x प्लस का 2x, ठीक हो गया। यहाँ से एक जोड़ा, यहाँ से एक जोड़ा। अब देखो पहले वाले जोड़े से सिर्फ x उभयनिष्ठ है, यहाँ √2 बचा, एक्स स्क्वायर से एक x बाहर आ गया, एक x बचा, x बाहर आ गया, यहाँ से 5 बचा। देखो 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 गुणा √2, तो यहाँ से √2 उभयनिष्ठ आ जाएगा,
एक √2 बच जाएगा। 2 को मैं लिख सकता हूँ ना, √2 गुणा √2, एक बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, √2 बचेगा x, √2 बाहर आ गया, यहाँ से क्या बचेगा 5। ये चीज़ और ये चीज़ समान है, यानी कि आपने बिल्कुल सही काम किया है। तो जो 2 बार है उसे आप एक बार लिखो, और जो उभयनिष्ठ है उसको चिन्ह के साथ दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। इसको एक बार 0 मानो, उसको एक बार 0 मानो। √2 प्लस √2x प्लस 5 को 0 मानेंगे, प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5 है ना, और ये √2 गुणे में है, इधर आके बट्टे में हो जाएगा। अब इसको 0 मानो, यदि x प्लस √2 बराबर 0, तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। शून्य मिल गए हमारे आराम से। कोई भी दिक्कत हो आप दोबारा देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसका पाद का अवनमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, हमारे पास एक भवन है 7 मीटर ऊंचा है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर, यह है केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब उन्नयन कोण बनाने के लिए ये भूमि अपनी, इसके समांतर मुझे यहाँ रेखा लेनी पड़ेगी, और कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। ठीक, इसके पाद का अवनमन कोण, इसी बिंदु से इसके पाद का जो अवनमन कोण है, यहाँ बनेगा अवनमन कोण 45 है। अगर यहाँ 45 बन रहा है तो यहाँ पे भी 45 बनेगा। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पूरा टावर की ऊंचाई है। अगर ये 7 है, समांतर रेखा खींचिए ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी कितना होगा 7, और इस ऊंचाई को मैं h मान लेता हूँ। अगर ये h मुझे मिल गया, उसमें अगर मैं 7 जोड़ दूँ तो टावर की ऊंचाई मिल जाएगी, है कि नहीं। तो नाम देते हैं A B C D E। प्रश्न पढ़ के चित्र बन गया। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इनको हल करो। तो सबसे पहले आ जाओ त्रिभुज ABC में। अब देखो, ये हमें पता है और ये हमें निकालना है। अब आप सोचोगे भैया इसमें और इसमें कौन सा ले, तो वो भुजा आपको लेनी है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जो BC होगा वही AC होगा। अगर ये हमारा x है तो भाई ये भी तो क्या होगा x ही होगा। तो जो भुजा दोनों में उभयनिष्ठ हो ना, उसको लेना ही पड़ता है। तो ये हमें पता है और ये हमें चाहिए होगा। तो यहाँ से आ जाएगा AB बट्टे BC। कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार tan थीटा। थीटा कितना है 45। AB हमारे पास 7 है, BC को हमने x माना है, tan 45 का मान 1 होता है। बट्टे का इधर आके हो जाएगा गुणे में, x एक कम x बराबर क्या आ गया 7। ये 7 मिल गया। अब आ जाओ दूसरे वाले त्रिभुज में, ये निकालना है और ये पता है, लगाओ। त्रिभुज EDA में, EDA में दूसरे समकोण त्रिभुज में आ गए। हमें ED निकालनी है और AD पता है। कोण के सामने वाले भुजा लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार क्या होता है tan थीटा। थीटा क्या है 60 है। ED अपने पास है h और AD अपने पास है x। tan 60 का मान √3 बट्टे के इधर आके आ जाएगा गुणे में। x का मान कितना है अपने पास 7, तो ये आ गया 7 √3 h का मान। हमें क्या निकालनी है टावर की ऊंचाई। टावर की ऊंचाई क्या होगी h प्लस 7। h का मान हमारे पास है 7 √3 प्लस 7। 7 दोनों में से उभयनिष्ठ है, निकालो। 7 एकम 7। ये हमें हमारा क्या मिल गया उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं।
एनसीईआरटी का प्रश्न है, सारा प्रश्न आपके एनसीईआरटी से आ रखा है, एक भी प्रश्न बाहर से कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, ये अपना भवन है 20 मीटर, इस भवन के शिखर पर एक मीनार लगी है, ये अपनी एक मीनार लगी है, मैं लिख भी देता हूँ, ये मीनार है अपनी और ये भवन है अपनी। भवन की लंबाई क्या बोली गई है? 20 मीटर। ठीक है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, भूमि पर एक बिंदु लेना अपना, भूमि ये अपनी है, भूमि पर एक बिंदु मैंने यहाँ पर ले लिया, फिर क्या बोल रखा है? 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल और शिखर के जो उन्नयन कोण है वो 45 और 60 है, ये वाला 45 है और ये वाला 60 है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मान लेते मीनार की ऊंचाई h है। ठीक है, सो देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, दोनों त्रिभुजों में ये वाली भुजा क्या है? आएगा ही आएगा, छोटा वाला लोगे तो भी आएगा, बड़ा वाला लोगे तो भी आएगा। इस भुजा को मैंने मान लिया कि ये x है, नाम दे दो A B C D। अब इनको हल कर लेंगे, हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। आ जाओ छोटे वाले में आ जाओ, A B C में, समकोण त्रिभुज A B C में, ये पता है और ये आपको निकालना है, BC बट्टे AB, जो पता होता है और जो निकालना है उस पर समझ लगाओ। कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये आधा, लंब बटे आधा tan थीटा, थीटा है 45। ठीक है, आगे हल करेंगे, BC हमारा 20 है और AB हमारा x है, tan 45 का मान 1, x 1 कम x का मान क्या आ गया? 20 मीटर। ठीक, अब आ जाओ बड़े वाले समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज DBA में। ठीक, तो ये पता करना है, इतना तो ले नहीं सकते, लेना तो पूरा ही पड़ेगा, DB और ये पता है DB बट्टे AB। कोण के सामने वाली भुजा लंब बट्टे आधा tan थीटा, थीटा अपनी कितनी है? 60 है। DB का मान क्या होगा? इतना प्लस इतना, h प्लस 20, और AB हमने कितना निकाला? AB को हमने क्या माना था? x माना था, tan 60 का मान √3, ये बट्टे का तरह क्या आ जाएगा? गुणे में x √3, हमें h निकालना है, प्लस का 20 इधर के हो जाएगा माइनस का 20, x का मान रख दो, x का मान कितना है? 20 है, 20 √3 माइनस का 20, 20 अपना आ गया ओबनिस्ट, 20 कम 20, ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा? उत्तर। कोई भी डाउट हो आप एक बार दोबारा देख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं प्यारे बच्चों। क्या है? सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हर साल एग्जाम में आता है तो उल्टा मान लेंगे इसका, माना 3 प्लस 2 √5 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, अगर ये एक प्यारे बच्चों परिमेय संख्या है तो जो भी परिमेय संख्या होती है उसे आप जानते हैं कि हम उसको P बट्टे Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर Q का मान 0 नहीं होता, P और Q हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और क्या होता है कि अगर आप HCF निकाल लोगे P और Q का तो 1 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन का लॉजिक क्या होता है कि भाई आपको क्या करना है? अंडर वाले को एक तरफ रखना है और बाकी सबको एक तरफ ले जाना है। प्लस का 3 इधर के माइनस का 3 हो जाएगा, दो गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। ठीक है,
आप जानते हो किसी भी परिमेय संख्या को, उसमें परिमेय संख्या जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, परिमेय रहता है। पी बट्टे क्यू परिमेय, तीन परिमेय, परिमेय से परिमेय घटाओगे परिमेय, परिमेय को परिमेय से भाग दोगे परिमेय। तो ये पूरी संख्या परिमेय। और आप जानते हैं अभाज्य संख्या के ऊपर अंडर रूट हो तो अपरिमेय होती है। क्या एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या बराबर हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं। तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे, क्या मेंशन करेंगे? यहाँ लिखेंगे चूंकि चूंकि पी बट्टे क्यू माइनस का 3 बट्टे में 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है तथा अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या होगा? ये चीज और ये चीज कभी बराबर नहीं हो सकती। ठीक है, ये चीज कभी बराबर नहीं हो सकती। अगर ये परिमेय होती तो ये बराबर आती, क्योंकि ये परिमेय नहीं है इसलिए बराबर नहीं आई है। अतः हमारी अवधारणा गलत है, हमारी अवधारणा गलत है। इसीलिए इसीलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यही अपने को क्या करना था? सिद्ध करना था। आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए। कह रहे हैं जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है क्या? देखो यहाँ में क्या दे रखा है? 6n बोला है। n की जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या रखो, 1 2 3 कुछ भी रखते जाओ पावर में, है ना। क्या ये कभी भी 0 पर समाप्त हो सकता है? ये आपसे पूछा है इकाई के स्थान पर। तो जो भी संख्या दी जाती है उसका में क्या करना होता है? गुणनखंड करना होता है। 2 3 6, 3 एकम 3। तो देखो 6 को मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3। अगर कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होना चाहता है तो उस संख्या के गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 और एक बार 5 का होना अनिवार्य है। यहाँ एक बार 2 तो आ गया, लेकिन 5 है क्या? नहीं है। तो आप क्या लिखोगे? चूंकि चूंकि संख्या का गुणनखंड संख्या का गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप नहीं है, नहीं है। इसीलिए 6n संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। हलवा क्वेश्चन है, शुरू होने से पहले खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनसीईआरटी का प्रश्न है, हर साल एग्जाम में आता है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वो 9/11 हो जाती है, और अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वो भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लेते, माना वह भिन्न, उस भिन्न को मैंने x/y मान लिया। ठीक है, x/y मान लिया। ऊपर वाला हमारा क्या है? भगवान, अंश, और नीचे वाला क्या है? इंसान, हर। ठीक है, तो आ जाते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में क्या है बच्चों? क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर, दोनों में अगर हम 2 2 जोड़ दें तो ये कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है।
तिरछे गुणा करोगे, 11 गुणा एक्स 11x, 11 दूनी 22, ये हो जाएगा 9y, 9 दूनी 18। फिर देखिए प्लस का 9y इधर आके आ जाएगा माइनस के 9y, और प्लस के 22 इधर आके आ जाएगा माइनस के 22। तो यहाँ आ जाएगा 11x माइनस के 9y, 22 में से 18 घटाएंगे कितना आ जाएगा माइनस के 4। समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि अंश और हर दोनों में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, जो भी हमारा भिन्न है उसके अंश में भी 3 जोड़ो, हर में भी 3 जोड़ो, तो वो 5/6 हो जाती है। ठीक है, फिर से गुणा करो, 6 गुणा एक्स 6x, 6 3 18, 5y, 5 3 15। एक्स और वाई को एक तरफ लाओ, प्लस का 5y इधर के माइनस का 5y, और प्लस के 18 इधर के माइनस के 18। तो ये आ जाएगा 6x माइनस के 5y, 18 में से 15 घटाएंगे माइनस का 3 बचेगा। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। किसको हटाएं, y को हटाते हैं या 11 को हटा लो। यहाँ 11 है, इस वाले में 11 से गुणा कर लेना, यहाँ 6 है, इस वाले में 6 से गुणा कर लेना। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से x को हटा रहे हैं हम। ठीक है, करो गुणा, तो ये हो जाएगा 11 छंग 66x, 11 9 छक 54y, और 6 चक्कू 24। ठीक है, इसमें किससे गुणा करना है अपने को, 11 से, तो 11 छंग 66x। ठीक है, 11 बचे 55y, और ये हो जाएगा 11 3 33। प्लस प्लस समान चिन्ह होने पे क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पे चिन्ह बदलता है। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, कटा, ये वाला कटा। 55 में से 54 घटाएंगे 1 y बचेगा, 33 में से 24 घटाएंगे 9 बचेगा। y का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रखो या इसमें रखो। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रख दो। क्या है दूसरा अपना, 6x माइनस के 5y माइनस के 3, यहाँ रखते हैं। 6x, y का मान है 9, 6 9 54। ठीक है, माइनस के तरह के प्लस हो गया, कुछ तो गड़बड़ कर दिया ना क्या हमने। 6x माइनस का 5y माइनस का 3 है ना, y का मान कितना है, 9 आया है। 5 9 45 होता है, 54 कैसे लिख दिया मैंने। ठीक है, सो देखिए 6x 5 9 45, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, माइनस का 45 इधर आके हो जाएगा प्लस का 45, तो यहाँ बचेगा 42। ठीक, हमें x का मान निकालना है। 6 गुणा में इधर के बट्टे में आ गया, 6 7 42, x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब हमें क्या निकालना था, भिन्न, इसलिए भिन्न पे आ जाओ। भिन्न हमारा x बट्टे y है, x का मान 7 है और y का मान 9 है, तो ये आंसर आ गया 7/9। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी अपना आराम से बन गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है एग्जाम में। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 2 अंकों की संख्या है, यानी कि इकाई अंक और दहाई अंक होगा। ये इकाई अंक है और ये दहाई अंक। मान लेते हैं कि इकाई अंक x है और दहाई अंक y है, तो 2 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी,
दो अंकों की संख्या का वास्तविक रूप। वास्तविक रूप वो क्या होगा, दहाई में 10, तो ये हो जाएगा 10y(x) प्लस इकाई मतलब 1x, 1 गुणा x। तो ये वास्तविक संख्या है। पलटने पर कौन सी संख्या आएगी? पलटने पर संख्या, ये वाला अगर इधर आ जाए और ये वाला अगर इधर आ जाए, x की जगह y हो जाएगा, y की जगह x हो जाएगा। ठीक, क्या रहे हैं? सबसे पहले क्या दे रखा है प्रथम शर्त में? प्रथम शर्त से कि दोनों अंकों का योगफल, दोनों अंकों का योगफल क्या दे रखा है? 9 दे रखा है। इकाई और दहाई को जोड़ोगे 9 आएगा। ठीक है, फिर आ जाओ द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला है? द्वितीय शर्त में क्या बोला है कि इस संख्या का 9 गुना, वास्तविक संख्या का 9 गुना इसके बराबर है पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यही तो दे रखा है। तो 9 से अंदर गुणा कर दो, 9 ढाई 90y, 9x 20x 2y, x और y को एक तरफ ले आओ, प्लस का 2y इधर आके माइनस का 2y, प्लस का 9x इधर आके माइनस का 9x। यहाँ आ जाएगा 88y और यहाँ बचेगा 11x, 11 अट्ठे 88। x का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों? 8y। हमें क्या करना है? x के मान को उठाना है और समीकरण 1 में रख देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। एक अपने पास क्या है? 8y। x के जगह पे मैंने 8y रखा, ऑलरेडी यहाँ पर y है, बराबर 9। तो 8y और 1y हो जाएगा 9y, 9y बराबर 9। 9 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा 9 1 कम 9। y का मान आ गया 1। y का मान उठाकर यहाँ रख दो समीकरण नंबर 2 में, यहाँ पर चूँकि x बराबर क्या है? 8y, y की जगह पर मैंने 1 रख दिया, x हमें 8 मिल गया। अतः संख्या हमने क्या मानी थी? इकाई वाले को x माना था, दहाई वाले को y हमें मिला 1, इकाई हमें मिला है 8x। तो वो संख्या कितनी होगी? 18 होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में हर साल आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं। बहुत जानदार क्वेश्चन है। कह रहे कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है। एक बर्तन है अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अध्यारोपित में क्या होता है कि जो भी पात्र होते हैं उनकी त्रिज्याएं समान हो जाती हैं अध्यारोपित में। ठीक है, कह रहे हैं अर्धगोले का जो व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है। अर्धगोले का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक वो 14 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले का व्यास अगर 14 सेंटीमीटर है, त्रिज्या उसकी आधी होगी, 7 सेंटीमीटर होगी त्रिज्या। ठीक है, कह रहे हैं और इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है, टोटल जो ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? टोटल में से मुझे इतना घटा देना होगा, तो बेलन की ऊंचाई क्या आ जाएगी? 6 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठफल निकालना है। वो क्या होगा? अर्धगोले का क्षेत्रफल प्लस बेलन का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ वाला। तो यहाँ लिख देंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके बराबर होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है कि नहीं। सो देखो त्रिज्या हमारे पास कितना है दोस्त, 7 सेंटीमीटर, चाहे अर्धगोले की हो चाहे व्यास की हो। त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होता है। व्यास 14 दिया था, त्रिज्या 7 हो गई। और बेलन की ऊंचाई कितनी थी, 6 सेंटीमीटर। ये मान रख दो। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr²। और बेलन का होता है 2πrh। 2πr उभयनिष्ठ है, यहाँ से एक आर बचा, यहाँ से एक एच बचा। 2 का मान 22/7, त्रिज्या का मान है 7, आर का मान है 7 और एच का मान है 6। कटा 12 दूनी 44, 7 और 6 13, 13 चौके 52, हासिल लगा 5, 13 चौके 52 और 5 57। ये हमें हमारा क्या मिल जाएगा, उत्तर मिल जाएगा। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, शॉर्टकट में भी कर रहा हूँ, बाकी डिटेल में पढ़ना है तो एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन जानबूझ के मैं छोड़ रहा हूँ, जानबूझ के, ताकि आप एक बार डिस्क्रिप्शन तो खोल के देख लो। ये वाला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रश्नावली नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर, प्रश्नावली 12.1 का। 12.1 खोलोगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको मिल जाएगा, बता भी दे रहा हूँ। और डिस्क्रिप्शन खोल के देखिए, कराने को तो ये भी मैं करा दूँ, छोटा ही प्रश्न है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार खोल के देखो तुम डिस्क्रिप्शन, वरना खोलोगे भी नहीं ना, चेक भी नहीं करोगे। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। कह रहे हैं निम्नलिखित 35 नगरों की साक्षरता दर दिखाई गई है, हमें माध्य निकालना है। माध्य निकालना है, किस विधि से निकालना है ये नहीं बोला गया, तो विधि निकालने का वो आपके ऊपर है, किस विधि का प्रयोग करते हो। तो देखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वर्ग अंतराल। जो भी विधि अच्छे लगे आप लगा सकते हो। फिर आती है बारंबारता, फिर आती है आपकी वर्ग चिन्ह। वर्ग अंतराल दे रखा है 45 से 55, फिर अपना है 55 से 65, फिर अपना है 65 से 75, फिर है 75 से 85, फिर है 85 से 95। यहाँ लिखते हैं हम टोटल, कुल, ठीक है। फिर आ जाते हैं, हमें दे रखा है ये 3 10 11 8 3, इन सबको जोड़ोगे कितना आएगा, 35, बोल दिया है। एफ का कुल योगफल कितना आएगा, 35, जोड़ के देख लो 35 ही आ रहा है। एक्स कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं और आधा करते हैं। 55 और 45 को जोड़ोगे 100 आएगा, 100 का आधा 50, ठीक है। सब में कितने कितने का अंतर, 10 10 का अंतर है, 10 जोड़ते जाओ, 60 70 80 90। एक तौर पे ये 5 6 7 8 9 ही है, पीछे का 0 का कोई मतलब नहीं है, तो प्रत्यक्ष विधि बेस्ट है। एफ एक्स गुणा करते हैं, 5 या 15, पीछे से 0, 6 कम 6, पीछे से 2 0, 11 7 77, पीछे से एक 0, 8 8 64, पीछे से एक 0, 9 3 27, पीछे से एक 0। जोड़ते हैं 0, 5 और 7 12 और 4 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा, 23, अस्सी लगा 2। यहाँ देखो 7 और 7 14, 14 और 6 20, 22 हासिल 2 था, 24, 2430। तो हम लगा रहे हैं प्रत्यक्ष विधि। कौन सी विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि लगा रहे हैं माध्य निकालने के लिए, जिसका जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों माध्य का, वो होता है एफ एक्स का कुल योगफल बट्टे एफ का कुल योगफल। एफ एक्स का कुल योगफल है इतना, और यह है 35। काटो, 5 7 35, 5 को 20, 5 8 40, ठीक है, 5 छंग 30। अब आपको भाग देना है 7 से 4 8 6 में, 7 छंग 42, घटाएंगे तो 6 बच जाएगा, 6 पीछे से आ जाएगा, 7 8 56, 7 9 63, 7 9 63, 69 आ गया, 3 बचा, दशमलव लगाया 0 आ गया, 7 चौको 28, ठीक है, 7 दूनी 14, दशमलव के 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है, 69.42 लगभग,
क्योंकि ये भाग देते जाओगे, ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो दशमलव के 2 स्थान तक ले लिया, यही बहुत है। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आखिरी प्रश्न में। आखिरी प्रश्न में क्या बोला है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवारों पर एक सर्वेक्षण के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए गए। इस आंकड़े का क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। इस आंकड़े का क्या निकालना है दोस्तों? बहुलक निकालना है। निकालते हैं बहुलक, है ना। तो आप जानते हैं बहुलक के लिए सबसे पहली चीज़ क्या नोटिस की जाती है? वर्ग अंतराल। 3 पे खत्म हो रहा है 3 से शुरू, 5 पे खत्म हो रहा है 5 से शुरू। ये कॉलम क्या होता है? बारंबारता का। सबसे बड़ी बारंबारता देखो 8 है। सबसे बड़ी बार को बारंबारता को हम F1 कहते हैं। इसके बाद वाला क्या होता है? F2। और इससे पहले वाला क्या होता है? F0। F1 के ऊपर वाला क्या होता है? बहुलक वर्ग। चूंकि F1 है 8, इसीलिए जो हमारा बहुलक वर्ग है वो 3 से 5 है। और बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है L, वो 3 है। और जो H है, कितने कितने का अंतर है? 5, और जैसे 3 घटाओगे 2 का अंतर। H हमेशा पॉजिटिव लिखना है। अब हमें निकालना बहुलक है। बहुलक का सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस F0 माइनस का F2। सारे मान उठा के पटको यहाँ पर। ठीक है, L का मान है दोस्त 3, F1 का मान है 8, F0 का मान है 7, H का मान है 2, 2F1 8 दूनी 16, F0 हमारा 7 है और F2 हमारा 2 है। हल करो। 3, 8 में से 7 घटाएंगे 1 गुणा 2, 2 आ जाएगा। 16 में से 9 घटा देंगे, कितना बचेगा? 7। ठीक है, 7। 7 से भाग देना है 2 के अंदर, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ जाएगा। 7 दूनी 14, 0 बढ़ाएंगे 7 8 56, 4 चलता जाएगा। तो ये आ जाएगा दशमलव के 28। तो ये आ जाएगा 3.28 लगभग। दशमलव के 2 स्थान तक लो, वही बहुत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बड़े आराम से सॉल्व हो गया और इस तरीके से मैंने पूरा पेपर सॉल्व कर लिया है। इस वीडियो को हर जगह शेयर करें। ये वीडियो एमपी बोर्ड के साथ साथ यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड, सभी हिंदी मीडियम बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरी गणित मैंने पढ़ा रखी है। एक बार झाँक के देखोगे सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए अप्लाई होता है एनसीईआरटी। पूरी एनसीईआरटी मैंने करा रखी है, नई भी और पुरानी भी। देखिए चैनल पे देखिए, और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, अपना ख्याल रखें। किसी भी प्रकार की वीडियो की ज़रूरत हो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं।